Today's topic is wave nature of light, Huygens principle. So इसमें से दो प्रूविंग और वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. न्यूमेरिकल बहुत रेयरली ही पूछा जा सकता है इसमें से. सो व्हाट इज द सिलेबस? तो वेव फ्रंट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, सोर्सेज एंड देयर वेव फ्रंट ये पढ़ना है. हाइगेंस प्रिंसिपल मींस हाइगेंस वेव थ्योरी या हाइगेंस पॉस्टुलेट. तीन पॉस्टुलेट हैं वो याद करना है. सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल. हाइगेंस के पॉस्टुलेट की मदद से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब I इज इक्वल टू R मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रूव करना है. देखिए जो काउंसिल ने अपनी साइट पे जो रिड्यूस सिलेबस दिया है वो क्या है, सेम वही चीज है. हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट्स, डिफरेंट टाइप्स एंड शेप ऑफ वेव फ्रंट्स मतलब कितने तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं वो पढ़ना है और वो किस तरीके के सोर्स से पैदा होते हैं. प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो अभी बताया I इज इक्वल टू R प्रूफ करना है. एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस थ्योरी और रिफ्रैक्शन पढ़ना है. मतलब मेनली हम लोग को चार चीजें पढ़नी है: हाइगेंस पॉस्टुलेट, वेव फ्रंट्स, टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या नहीं पढ़ना है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म मतलब हाइगेंस के प्रिंसिपल की मदद से रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म नहीं पढ़ना है. एंड लेंस नहीं पढ़ना है. ठीक, अब इसका सबसे पहला टॉपिक आता है वेव फ्रंट. देखिए वेव फ्रंट क्या चीज है. अगर कोई सोर्स लाइट प्रोड्यूस करता है तो उससे निकलने वाली सभी लाइट रेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं. तो देखिए अगर किसी भी जगह पर हम एक सरफेस ड्रॉ करें जिस पर ये सारी रेज हों तो वो सारी की सारी रेज इस सरफेस पर सेम फेस पर होंगी. तो इस सरफेस को कहेंगे वेव फ्रंट. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है लाइट रेज आगे बढ़ती जाती हैं. तो किसी भी पॉइंट पर किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम सरफेस ड्रॉ करें और वो इस तरीके का सरफेस हो कि उस पर लाई करने वाले सभी रेज सेम फेस पर लाई करें तो वो वेव फ्रंट होगा उस इंस्टेंट का. मतलब जो भी इन्वेलप हम ड्रॉ करते हैं, सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसपे सारी रेज सेम फेस की हो तो वो सरफेस क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट. अच्छा एक चीज और है, रेज जो होती है सरफेस पर कैसी होती है? 90 डिग्री. अब देखिए ये पॉइंट सोर्स था तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है वो निकलता है स्फेरिकल वेव फ्रंट. अगर ब्रॉड सोर्स है जैसे सन से आने वाली रेज तो उनकी वजह से जो वेव फ्रंट बनता है वो होता प्लेन वेव फ्रंट और एक होता सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट यहां नहीं समझ में आ रहा बट ऐसे समझिए कि अगर ये एक तरह का सपोज करिए वर्टिकल फिलामेंट है और इससे अगर रेज निकलेंगी तो चारों तरफ निकलेंगे तो चारों तरफ अगर हम वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा. तो तीन तरह के सोर्स से तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं. पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट, ब्रॉड सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट एंड वर्टिकल या लीनियर सोर्स से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है. इंपॉर्टेंट है. वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है? इफ वी ड्रॉ अ सरफेस इन अ मीडियम सच दैट ऑल द मीडियम पार्टिकल्स लाइंग इन द surface are in same phase of the oscillation then the surface is called wave front. अगर किसी मीडियम में हम ऐसा सरफेस ड्रॉ करें कि उस सरफेस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट सेम फेस पर हो तो उस सरफेस को हम लोग वेव फ्रंट कह सकते हैं. वेव फ्रंट तीन तरह के बताए: स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. और सोर्सेस के बारे में भी डिस्कस किया जो उन वेव फ्रंट को पैदा करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल. क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है राइट द पोस्टुलेट ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी या स्टेट हाइगेंस वेव थ्योरी और स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल पूछे, वेव थ्योरी पूछे, पोस्टुलेट पूछे तो आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी. ये तीन पॉइंट. पहला पॉइंट क्या कहता है? एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रॉम विच फ्रेश वेव्स ओरिजिनेटेड. These waves are called secondary wavelets.
मतलब अगर हम कोई वेव फ्रंट ड्रॉ करें और उस वेव फ्रंट पे जो रेज हैं, उन रेज का जो पॉइंट है वो एक तरह से नए सोर्स का काम करेगा और उससे दूसरी वेव्स निकलेंगी जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट कहता है द सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव इन द मीडियम। जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं उनकी स्पीड ओरिजिनल वेव्स के बराबर होती है और वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो भी आगे इमर्ज होती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है द एनवेलप ड्रॉन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फ्रंट ऑफ द इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए, एक ये एनवेलप था, उसके आगे दूसरा एनवेलप, ये तीसरा एनवेलप। बस सिंपल सी चीज ये समझ लीजिए कि किसी इंस्टेंट पे जो हम वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, एनवेलप ड्रॉ करेंगे, वो उस इंस्टेंट का वेव फ्रंट होगा। ठीक, द एनवेलप of the secondary wavelets in the forward direction at any instant give the new position of wavefront at that instant। ये तीन पोस्टुलेट है हाइगेंस की वेव थ्योरी के, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस पोस्टुलेट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका डायग्राम, और डायग्राम पे ही मेन मार्क्स हैं। तो पहले डायग्राम समझते हैं। मान लेते हैं दो रेज आ रही, एक ये रे है और एक ये रे, जिसमें एरो बना है, ये एक्चुअल रेज है। तो देखिए, रे ये वाली रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस SS डैश से पहले टकराएगी, ठीक, पॉइंट A पर। उस वक्त ये वाली रे कहां पर होगी? अगर हम इस रे पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो जिस पॉइंट पर ये कट करेगी वो इस रे की पोजीशन होगी। अब देखिए, दिस रे SS डैश को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करता है, तब ये वाली रे यहां पर होती है। मतलब इस रे को सरफेस तक पहुंचने में अभी BA डैश डिस्टेंस और कवर करनी है। होता क्या है, जब ये रे यहां टकराती है तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। अब आते हैं कि जब ये रे रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में चलती है, उसी टाइम में रे, ये वाली रे पॉइंट B से A डैश की तरफ चलती है। B से A डैश तक चलने में इसको जो टाइम लगेगा, उतने टाइम में ये रिफ्लेक्टेड रे कहां पहुंचेगी, इसकी पोजीशन निकालने का तरीका ये है, अगर हम इस पॉइंट से इस रे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो दैट विल बी पोजीशन। अच्छा, आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग एक चीज याद रखनी है, ये लेंथ BA डैश लेंथ कंपास की मदद से आपको यहां आर्क लगाना है और जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां से आपको लाइन खींच देनी है। यह सिंपल सा लॉजिक ये समझिए, इस लाइन पर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और एक आर्क लगा दीजिए, सिंपल सा, ठीक। लगभग ये दोनों पॉइंट जो होते हैं लगभग सेम हाइट पे रखे आते हैं। दिस इज B डैश। अब ये एंगल नॉर्मल के साथ ये वाली रे जो एंगल बना रही है वो I, सेम वही एंगल होगा ये BA डैश इज इक्वल टू दिस एंगल, ये I। उसी तरीके से ये रिफ्रैक्टेड रे है R, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब देखिए, जब हम यहां से रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब हम लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। तो ट्रायंगल उठाएंगे AB डैश एंड AB डैश A डैश। दोनों ट्रायंगल में देखते हैं तो AA डैश इज कॉमन। अच्छा, जितने टाइम में लाइट BA डैश डिस्टेंस कवर कर रही है उतने ही टाइम में लाइट AB डैश डिस्टेंस कवर करेगी, तो मींस BA डैश इज इक्वल टू AB डैश। दो चीज प्रूफ हो गई। तीसरी चीज हमने बताया कि ये रे इस वाले पॉइंट रे पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, इसी तरीके से ये वाली लाइन इस रे पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ट्रायंगल AB डैश और ट्रायंगल AB डैश A डैश आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हुआ एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यही प्रूफ करना था। अब देखिए, इसके स्टेटमेंट के फॉर्म में हम बता देते हैं। देखिए, इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से ना प्रूफ करके साइन I और साइन R का कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व किया था। देखिए, ट्रायंगल ABA डैश, अगर हम ABA डैश में साइन I लेते हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BA डैश अपॉन AA डैश, ठीक। अब ट्रायंगल लगाते हैं AB डैश A डैश, ये दूसरा तरीका है।
दैट इज आर उठाएंगे तो साइन आर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डैश अपॉन ए डैश। अब हम लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर में ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। ठीक है, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। अब देखिए बी ए डैश क्या है, बी ए डैश बराबर किसके है, ए बी डैश के। तो बी ए डैश और ए बी डैश दोनों बराबर है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेम मीडियम बाय द लाइट। तो ये कट के क्या हो जाएगा 1। तो साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आर। तो आई बराबर क्या हो गया, आर। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मेथड भी लगा सकते हैं और कॉन्ग्रुएंसी वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन या प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस पोस्टुलेट। इसमें भी सेम चीज, पहले हमें डायग्राम देखना है। तो देखिए हम लोग दो रेस के बारे में पढ़ेंगे, एक रे सी और एक रे ए। बी वाली रे को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे इस डायग्राम में, डायग्राम में भी नहीं बनाएंगे। एस एस डैश एक है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो रेज इस सरफेस की तरफ चल रही हैं, ए और सी। रे सी पहले पहुंच जाती है पॉइंट ए पर, जबकि रे ए की पोजीशन कैसे निकालेंगे, इस रे सी पर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे। जिस पॉइंट पर ये ए रे को कट करेगी वो पॉइंट पर इसकी पोजीशन होगी, दैट इज पॉइंट बी। मतलब रे ए को बी से ए डैश तक पहुंचने में अभी कुछ टाइम लगेगा, दैट इज टाइम टी। जितने टाइम में रे ए बी से ए डैश तक पहुंचती है उतने टाइम में रे सी आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करेगी। हम जानते हैं, मान लेते हैं ये रेरर मीडियम है, सॉरी ये रेरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाएगी, तो रे सी जो है वो ऐसे आके ऐसे मुड़ जाती है, मींस ए सी डैश इज रिफ्रैक्टेड रे। अब ए सी डैश कहां तक ट्रेवल कर जाएगी, जितने टाइम में बी ए डैश ट्रेवल करेगी वो है टाइम टी। मान लेते हैं इस मीडियम में वेलोसिटी है v1 और इस मीडियम में वेलोसिटी v2। तो बी ए डैश किसके बराबर होगा, v1 टी के, और ए बी डैश किसके बराबर होगा, ए v2 टी के। ठीक, अब देखिए ये पोजीशन हमें कैसे निकालनी है, लेट्स सी। देखिए इस पॉइंट से इस रे पर हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं। जिस पॉइंट पर ये कट करेगा दैट विल बी द पोजीशन ऑफ रे सी आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट इज पॉइंट बी डैश। ठीक, मतलब ए बी डैश किसके बराबर है, v2 टी के, और बी ए डैश किसके बराबर है, v1 टी के। ठीक, अब इसको प्रूफ करने का तरीका देखिए। ए बी डैश, देखिए ए बी डैश किसके बराबर है, v2 टी के, और ए बी डैश किसके बराबर है, सॉरी बी ए डैश किसके बराबर है, v1 टी के। तो देखिए टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ए डैश अपॉन टी, तो अपॉन v1 सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश इज इक्वल टू v2 टी, और टी की जगह लिख दिया बी ए डैश अपॉन v1। आगे प्रोसीड करके इसको लिख सकते हैं v2 अपॉन v1, और बी ए डैश की जगह क्या लिख दिया, एडी। देखिए बी ए डैश की जगह हमने क्या मेंशन कर दिया, एडी। मतलब ये और ये पैरेलल चल रही है, ये हम इमेजिनरी लाइन हम बना रहे हैं। ठीक, अब अगर देखें यहां एडी है, यहां ए बी डैश है, तो v2 अपॉन v1 बराबर क्या लिख सकते हैं, v2 अपॉन v1 बराबर ए बी डैश अपॉन एडी, ए बी डैश अपॉन एडी। यहां तक हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट आगे क्या देखेंगे इसमें हम, देखिए अब हम डिडक्शन करते हैं। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम डायग्राम में देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये दैट इज सी ए एन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, दैट इज ए डैश अपॉन बी डैश। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखिए आई बराबर क्या है, एंगल सी ए एन, और आर बराबर क्या, एंगल एन डैश ए डैश एंड स्मॉल ए डैश। अगर हम देखें साइन ले लेते, साइन आई बराबर क्या होता है, देखिए साइन आई बराबर क्या होगा, साइन बी ए डैश। साइन आर बराबर क्या होगा, साइन ए डैश बी डैश, जो हमने वैल्यू निकाली। अब साइन बी ए डैश क्या है, साइन बी ए डैश, मतलब हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल उठाया है। साइन आई जो ये वाला, वही आई ये है, वही आई ये है, तो साइन आई बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी ए डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या, ए डैश। तो देखिए वही लिखा है, बी ए डैश अपॉन ए डैश। अब साइन आर क्या है, साइन आर अगर हम इस डायग्राम से देखें तो साइन आर बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या, ए डैश।
तो साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन ए डैश कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। अब देखिए बी ए डैश अपॉन ए बी डैश कितना था, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, देखिए बी ए डैश बराबर था V1t और ए बी डैश बराबर था V2t। ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखते हैं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है, V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 का मतलब हुआ दो डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। तो लाइट की वेलोसिटी किसी मीडियम में तो कांस्टेंट होती है, तो मीडियम 1 में वेलोसिटी V1 रहेगी, मीडियम 2 में वेलोसिटी V2 रहेगी। तो कांस्टेंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, आपको यहां तक करना है, ये स्टेप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये हम लोग क्लास 9 10th में भी पढ़ते आए हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा डब्ल्यू, मान लीजिए वो मीडियम है वाटर, और एयर में लाइट की वेलोसिटी c है, फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ है लैम्डा। याद रखिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो अगर हम इससे और इसका रेशियो ले लें तो c अपॉन वी इज इक्वल टू न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। मतलब ये हुआ, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज n। तो n बराबर क्या है, लैम्डा अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, दो मीडियम के वेवलेंथ का रिलेशन पूछा जाए तो n बराबर, यहाँ n क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। अब हम यहां से निकाल सकते हैं, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक, लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, ये लैम्डा दिया गया है, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, ठीक, ऑन अ वाटर सरफेस। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम रहेगी। द रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल्स इन एयर, हेंस इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड विल बी सेम। अब आता है रिफ्रैक्टेड लाइट। तो रिफ्रैक्टेड लाइट का देखिए हमारे पास मालूम है v बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन लैम्डा। तो हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3.0 इंटू 10⁻⁸, और वेवलेंथ इन एयर कितना दिया, 589 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹। सॉल्व करते हैं, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आया, 5.09 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड हर्ट्ज। सॉरी ये वेलोसिटी है, ये यूनिट यहां से कट करके आप सीधे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज ना लिखिए, दैट इज रॉन्ग। ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा है। ये न्यू है एक्चुअली, v नहीं है, इसको न्यू कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा निकालिएगा। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, हर्ट्ज, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई है, द रिफ्रैक्टेड लाइट ट्रेवल्स इन वाटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, हमें वेवलेंथ बताने हैं। तो देखिए पहले हम वाटर में निकालेंगे लाइट की स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दैट इज c अपॉन n, 3.0 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई वाटर में। अब स्पीड ऑफ लाइट पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे। देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितनी निकाली थी, दैट इज 2.26 इंटू 10⁸, और फ्रीक्वेंसी थी 5.09 इंटू 10⁻14। सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.444 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पीड ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट इन वैक्यूम। देखिए स्पीड सेम होती है,
वैक्यूम में सारे कलर सेम वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक। पहला आंसर तो क्लियर हो गया। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ रेड लाइट एंड ब्लू लाइट विल बी सेम। इन ग्लास, तो देखिए ग्लास में कौन सी रे ज्यादा तेज चलेगी? वो रे ज्यादा तेज चलेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो ये ज्यादा तेज चलेगी, और ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो ये स्लो चलेगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ ब्लू लाइट इज 1.665 एंड फॉर रेड लाइट इज 1.645। दिया भी गया है। रेड लाइट, ब्लू लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.665 है और रेड लाइट के लिए दिया 1.645। तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड लाइट तेज चलेगी और ब्लू लाइट स्लोली चलेगी। अब कह रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में दिया है 3 × 10⁸। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन ग्लास बराबर द वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 3.0 × 10⁸ को अगर हम रेड लाइट के लिए ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1.645 करेंगे तो आंसर आएगा 1.824 × 10⁸ मीटर। और ब्लू लाइट के लिए कहेंगे तो ब्लू लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया ए बी सी। 3 मीडिया में ए बी सी, तीनों में लाइट का इंसिडेंट एंगल सेम है। अच्छा, उसमें रिफ्रैक्टेड एंगल जो दिया गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम ए में है 15 डिग्री, मीडियम बी में है 25 डिग्री एंड मीडियम सी में 35 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक। फाइंड द मीडियम हैविंग लीस्ट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। हमें उस मीडियम का नाम लेना है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3 मीडियम का दिया ए बी सी। ए में दिया 15 डिग्री, बी में दिया 25 डिग्री और सी में दिया 35 डिग्री। तो देखिए according to the wave theory the refractive index of medium 2 with respect to medium 1। अब होता क्या है, refractive index of any medium with respect to first medium बराबर होता है speed of light in first medium upon speed of light in second medium। मतलब refractive index जितना ज्यादा होगा ये रेशियो उतना कम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ n बराबर sin i अपॉन sin r दैट इज c अपॉन v। अब देखिए अगर हम साइन आर को इधर ले जाएं तो v बराबर, v को प्रिंसिपल बना रहे तो v बराबर क्या होगा, c साइन आर अपॉन साइन आई। अब यहां से क्या पता चला, अलॉन्ग द मीडियम ए बी सी, देखिए i सबके लिए सेम है तो वेलोसिटी बराबर क्या है, c इंटू साइन आर। c भी कांस्टेंट है तो जिसके लिए r एंगल बड़ा होगा। देखिए साइन में अगर थीटा बढ़ता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1। तो 0 से 90 की तरफ जब साइन की टैब वैल्यू हो जाती है, एंगल बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है। तो देखिए अमंग द मीडियम ए बी एंड सी द वैल्यू ऑफ आर एंड हेंस द वैल्यू ऑफ साइन आर इज मिनिमम फॉर द मीडियम ए। तो फॉर विच आर इज 15 डिग्री, तो हेंस द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन मीडियम ए। आर की वैल्यू सबसे कम किसकी है, ए के लिए। तो आर के लिए अगर आर की वैल्यू कम है तो साइन आर की वैल्यू कम है। तो ए में आर की वैल्यू कम है तो मतलब साइन आर की वैल्यू कम है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कम है। तो जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी, ठीक। ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्म में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट